हाँ बेटा, आज की अपने इस क्लास में हम एक नई यूनिट स्टार्ट करते हैं। नई यूनिट जैसे हम कहते हैं साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं बेटा? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी मतलब सेल बायोलॉजी। साइटो साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी या कोशिका विज्ञान। क्या बेटा? सेल बायोलॉजी या जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? कोशिका विज्ञान। चलो, एक नया टॉपिक जहां से हर बार हमें कुछ 2 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इस बार भी देखने को मिलेंगे। साइटोलॉजी में होता क्या है, किन चीजों का अध्ययन करते हैं? हमने सबसे पहले एक चीज डिस्कस की थी, सबसे पहले जिस टाइम क्लास स्टार्ट हुई थी, लिविंग वर्ल्ड, सजीव जगत, है ना। सजीव जगत में उसके कुछ लक्षण पढ़े थे कि सजीवों के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, यानी कौन से डिफाइनिंग कैरेक्टर है और कौन से नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर है। ओके, यानी कि सजीव बना कैसे। सजीवों के कैरेक्टर पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ता है कि वो सजीव बना कैसे। सेल अपने बायोलॉजी की या जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम इस कोशिका की संरचना मतलब स्ट्रक्चर और उसके कार्यों मतलब फंक्शंस, उसका अध्ययन करते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। क्या बोला? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका की संरचना, उस कोशिका के कार्यों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? साइटोलॉजी। क्या लिखेंगे बेटा? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। जीव विज्ञान की वह शाखा जो क्या करती है? विच डील करती है, डील्स विथ द स्ट्रक्चर मतलब एंड फंक्शंस मतलब कार्य ऑफ सेल और द प्रोडक्ट ऑफ सेल। कहने का मतलब है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसी भी सेल की संरचना, यानी कि सेल होती क्या है, कैसे बनती है, कितने प्रकार की होती है, सेल का आकार क्या होता है, सेल का आमाप क्या होता है, उसका, और वो सेल काम क्या करती है। काम का मतलब है, जैसे हम बात करें एक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, हम पहले पढ़ चुके हैं पादप श्वसन में, है ना। पादपों में श्वसन का काम करती है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स करती है। क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, अभी पढ़ा, फोटोसिंथेसिस में काम आता है। तो उस सेल की स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन का अध्ययन बायोलॉजी की जिस ब्रांच में होता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? उसे हम बोलते हैं सेल बायोलॉजी, जिसे हम कहते हैं साइटोलॉजी। ये समझ में आई? चलो आगे चलते हैं। अब इस सेल में सबसे पहले हम देखते हैं कि साइटोलॉजी या जो कोशिका विज्ञान है, इसके फादर कौन है? रॉबर्ट ब्राउन? नहीं बेटा, यस। कोशिका विज्ञान के जो फादर है वो है रॉबर्ट हुक। और चलते हैं थोड़ा सा आगे। रॉबर्ट, ठीक है। आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक कौन?
आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक स्वानसन कौन है बेटा? और बात करें भारतीय जनक कौन है, यानी कोशिका विज्ञान के आधुनिक जनक, आधुनिक मतलब मॉडर्न साइटोलॉजी के जो फादर है। और भारतीय जनक, भारतीय जनक कौन? नाम ध्यान रखना बेटा, A.K. शर्मा, जैसे हम अरुण कुमार शर्मा बोलते हैं। इन्होंने साइकोलॉजी में अच्छा खासा योगदान दिया, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन फादर ऑफ साइकोलॉजी। यहां तक चीज क्लियर? आगे चले, चलो अब क्या बात करते हैं कि सेल है क्या? सेल, सबसे छोटी सेल कौन सी, सबसे बड़ी सेल कौन सी, सबसे लंबी सेल कौन सी, सेल का आमाप क्या होता है, सेल का आकार क्या होता है, वो सारी चीजें हम अपने इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। क्लियर? चलो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल के बारे में। तो सबसे छोटी सेल, मतलब कि हम बात कर रहे हैं सेल की साइज की। सबसे छोटी सेल, सबसे छोटी कोशिका, जैसे हम सेल कहते हैं बेटा, स्मॉलेस्ट सेल कौन? यस, हम कहते हैं PPLO, या इसका दूसरा नाम क्या है? माइकोप्लाज्मा। क्या नाम है बेटा? माइको, नाम सुना है? माइकोप्लाज्मा हमने कहां पढ़ा था? माइकोप्लाज्मा बताओ। बैक्टीरिया में, हम बोलेंगे हमने मोनेरा में पढ़ा था। माइकोप्लाज्मा को बैक्टीरिया में नहीं पढ़ा था। मोनेरा, जिसके अंदर प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं, उनमें हमने 4 ग्रुप पढ़े थे। सबसे पहले आद्य बैक्टीरिया, फिर सत्य बैक्टीरिया यानी यू बैक्टीरिया, फिर पढ़ा था साइनो बैक्टीरिया, और फोर्थ पढ़ा था माइकोप्लाज्मा। ये वो माइकोप्लाज्मा है। अगर इसका PPLO की फुल फॉर्म देखें तो प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अब इसके बारे में देखें तो इसका आकार देखें तो 0.3 म्यूएल, बहुत छोटे। और देखें और क्या चीज इसमें हम देख सकते हैं, माइकोप्लाज्मा जो सबसे स्मॉलेस्ट है, ये कैसे जीव है? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोटिक जीव है। वेरी गुड। ये सेल वॉल लेस, इनके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती, कोशिका भित्ति रहित जीव है। फिर बात करें, इन्हें पादप जगत के जोकर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती, तो ये बहुरूपी होते हैं, अपना आकार बदलते रहते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं? पादप जगत के जोकर। जब यही माइकोप्लाज्मा कहां पर? पादपों में आ जाता है, किनमें? तब इन्हें हम कहते हैं फाइटोप्लाज्मा। क्या बोलते हैं? चीज समझ में आई? PPLO, सबसे पहले इस PPLO की जो डिस्कवरी हुई थी, वो कुछ ऐसे कैटल्स थे, है ना, जो प्लूरो न्यूमोनिया से ग्रसित थे। न्यूमोनिया से ग्रसित कुछ जंतुओं के अंदर कुछ ऐसे जीव देखे जिनको MLO कहा गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक, या हम कह सकते हैं कि छोटे से जीव। तो सबसे स्मॉलेस्ट कोशिका आपको पूछे तो क्या लिखोगे? चीज समझ में आई?
अब अगर मैं बात करूं सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी? वेरी गुड, शुतुरमुर्ग का अंडा। एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ये सबसे बड़ी कोशिका। तीसरी बात करते हैं, ये फर्स्ट सबसे छोटी सेल, ये सेकंड सबसे बड़ी सेल। तीसरी बात करें सबसे लंबी। वेरी गुड, सबसे लंबी कोशिका। हम बात करेंगे तंत्रिका कोशिका। नर्व सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं। लॉन्गेस्ट, ये तो हो गई लॉन्गेस्ट, ये हो गई लार्जेस्ट, और ये हो गई स्मॉलेस्ट। अब अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी, तो क्या बोलोगे? माइक्रोप्लाज्मा। अगर आपसे पूछे कि भित्ति सहित या भित्ति युक्त सबसे छोटी कोशिका, तो क्या बोलोगे? हमने तो बात की भित्ति रहित की। अगर एक चीज आपसे पूछी जाए कि भित्ति युक्त सबसे छोटी कोशिका, तो क्या बोलोगे? बताओ। ऑब्वियसली बैक्टीरिया। ऑब्वियसली बैक्टीरिया बोलेंगे ना, क्यों? क्योंकि माइकोप्लाज्मा जो है वायरस से बड़े होते हैं और बैक्टीरिया से छोटे होते हैं। हमने प्रोकैरियोट्स के अंदर इसको अच्छे से डिटेल कर रखा है, बैक्टीरिया को और किसको? इसको, माइकोप्लाज्मा को। चीज समझ में आई? साइज में कोई दिक्कत? आगे चले? चल फिर बात करते हैं। नेक्स्ट अपने पास में सेकंड टॉपिक है, क्या? टाइप ऑफ सेल्स। टाइप्स ऑफ सेल्स, कोशिका के प्रकार। कोशिका कितने प्रकार की होती है? सीधा तरीका बताएं, कोशिका कितने टाइप की अपने पास में? 2 टाइप की। एक कौन सी? प्रोकैरियोटिक सेल। दूसरी कौन सी? यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। पहले हम बात करते हैं प्रोकैरियोट के बारे में। किसके बारे में? प्रोकैरियोट के बारे में, कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या है। पहले से हम डिस्कस कर चुके हैं, एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और देखते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि इनके अंदर, प्रोकैरियोटिक क्यों कहते हैं? प्रो का मतलब प्रिमिटिव, आदिम, कैरियन का मतलब केंद्रक। इनके अंदर जो केंद्रक होगा वो कैसा होगा? है ना? केंद्रक जो होगा वो कैसा होगा? अल्प विकसित होगा। कैसा होगा? इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट्स के नाम से जानते हैं। पहला कैरेक्टर। सेकंड कैरेक्टर की बात करें, इनका जो केंद्रक होगा, जिन्हें हम क्या कह रहे हैं? अल्प विकसित केंद्रक कह रहे हैं, उस केंद्रक को बोला जाता है न्यूक्लियोइड। क्या बोला जाता है बेटा? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड का मतलब एक ऐसा केंद्रक जिसके अंदर केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित। दूसरी बात करें, इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आगे देखते हैं। अब इस प्रोकैरियोट में नेक्स्ट कैरेक्टर, बाहर से अंदर की तरफ चले
तो उसको समझने से पहले हम प्रोकैरियोट का एक छोटा सा डायग्राम बनाए कि प्रोकैरियोटिक सेल है क्या। हमने क्या किया था, सबसे अंदर की तरफ एक बनाई थी सेल वॉल। किसकी बनी होती है, चलो आगे इधर देखते हैं। वेरी गुड। इस सेल वॉल के अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में कुछ अंतर्वलन पाए जाते हैं। ये अपना न्यूक्लियोइड, इन अंतर्वलनों को क्या बोलते हैं बेटा? वेरी गुड, मीजोसोम बोलते हैं ये। और इसके बाहर की तरफ तीसरी कवरिंग, सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग, जिसको अपन बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। और वो ग्लाइकोकैलिक्स दो चीजों से मिलकर बना होता है। कितने चीजों से? एक को तो बोलते हैं कैप्सूल और दूसरी को बोलते हैं अवपंक स्तर। ये क्या करते हैं, इस बैक्टीरियल सेल को प्रोटेक्शन, सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। बात करें, ये है अपने पास में कैप्सूल, ये है अपने पास में स्लाइम लेयर। कैप्सूल का हिंदी भी संपुटिका या कैप्सूल। फिर बात करें स्लाइम लेयर, जिसको हम बोलते हैं अवपंक स्तर। ये है सेल वॉल, क्या है? कोशिका भित्ति। ये है अपने पास में, दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स। क्या सब बनाएंगे, एक एक डिटेल यहां लिख रहे हैं। ये होते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। सेल वॉल किसकी बनी हुई बेटा? वेरी गुड। सेल वॉल जो बनी होती है वो होती है पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन के अगर मैं टुकड़े करूं तो अपने पास में दो चीज आती है, एक तो पेप्टाइड और एक ग्लाइकन, शुगर। ग्लाइकन में दो चीजें आपको बताई थी, एक बताया था NAM, एक बताया था NAG, नाग और नाम। N एसिटिल म्यूरेमिक एसिड, N एसिटिल ग्लूकोसामाइड। याद आया? प्रोकैरियोटिक सेल वापस आपके डिटेल में यहां पर अपन देख रहे हैं। ओके, फिर अंदर की तरफ बात करते हैं, सबसे अंदर वाली लेयर, ये कौन है? सेल मेम्ब्रेन, कोशिका भित्ति, सॉरी कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। अब बात करते हैं, ये वाली स्ट्रक्चर जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ इनफोल्डिंग है, इसे हम बोलते हैं क्या? मीजोसोम। मीजोसोम के अंदर श्वसन वर्णक होते हैं। मीजोसोम जीवाणु है तो सजीव कोशिका या सजीव कोशिका होगी तो इनके अंदर श्वसन भी होगा, लेकिन इनमें दोहरी झिल्ली से आबद्ध कोशिका नहीं होते, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। तो माइटोकॉन्ड्रिया के सदृश इनमें मीजोसोम होता है जो श्वसन का काम करता है। किसका काम करता है? श्वसन का। इसमें श्वसन वर्णक होते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं कि इसमें कुछ क्लोरोप्लास्ट की जैसी संरचना रहती है। क्लोरोप्लास्ट न होकर के वो क्या होता है? क्रोमेटोफोर। क्योंकि जिस टाइम हमने बैक्टीरिया पढ़ा था, प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ी थी, तब बताया था कि ये प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए हरित लवक चाहिए, क्योंकि इसमें दोहरी झिल्ली से आबद्ध कोशिका अनुपस्थित होते हैं, तो इनमें उनकी जगह पर क्या पाया जाता है? क्रोमेटोफोर पाया जाता है, जिनमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं। क्लियर? उसके बाद में बात करें अंदर की तरफ, ये जो अपने पास में जेनेटिक मटेरियल है जिसको अपन केंद्रक कहते हैं, इस केंद्रक के अलावा केंद्रक में क्या होगा? ऑब्वियसली डीएनए। कैसा? इस डीएनए के अलावा एक और आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है और उस आनुवंशिक पदार्थ को हम कहते हैं प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं बेटा? प्लाज्मिड।
जो आगे हम बायोटेक में पढ़ेंगे, जैव प्रौद्योगिकी में, कि वाहक के रूप में कैसे काम आता है। उसके अलावा पूरा को पूरा ये कोशिका द्रव्य, ये कोशिका द्रव्य जिसके अंदर बाकी सारी चीजें पड़ी रहती है। कौन कौन सी है देखो, यहां बात कर रहे हैं हम, इनके अंदर राइबोसोम पाए जाते हैं और राइबोसोम की श्रृंखला होती है जिसे हम बोलते हैं पॉली राइबोसोम। और राइबोसोम कौन से प्रकार के? वेरी गुड, 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। क्लियर? ये राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन के संश्लेषण में काम आते हैं। इसके अलावा इनके अंदर कुछ संचित खाद्य पदार्थ के रूप में ग्लाइकोजन के कण होते हैं, ग्लाइकोजन के। क्लियर? और देखो अभी स्ट्रक्चर पूरी नहीं हुई है। यहां इस तरफ इनके पास में एक पाई जाती है, क्या? कशाभिका। कशाभिका की स्ट्रक्चर हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। कशाभिका, इनकी सरफेस के ऊपर छोटे छोटे सूक्ष्म रोम पाए जाते हैं। क्या बोलते हैं? जिनको हम बोलते हैं पिल्लाई। क्या बोलते हैं? पिल्लाई। इस पिल्लाई के अलावा कुछ रोम और भी होते हैं जिनको हम बोलते हैं फिम्बरी। क्या बोलते हैं? फिम्बरी। ये क्या चलने में, सॉरी, ये जो पिलाई है ये क्या करती है? ये अटैचमेंट करने में सहायक, मतलब किसी बैक्टीरियल सेल को किसी आधार से चिपकाने में सहायक होती है। फिम्बरी चलने में सहायता करती है। और पिलाई जो है नॉर्मल पिलाई और सेक्स पिलाई। सेक्स पिलाई मतलब हमने प्रोकैरियोटिक में जनन का मेथड पढ़ा था, कॉन्जुगेशन या संयुग्मन। संयुग्मन का मतलब एक ऐसी कोशिका जिसमें जो प्लाज्मिड है उसको हमने F+ बोला था, और एक ऐसी कोशिका जिसमें प्लाज्मिड नहीं है उसको F- बोला था। दोनों सेल के बीच में कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने के लिए जो काम आते हैं उसको हम सेक्स पिलाई के नाम से जानते हैं। और कोई चीज रही है तो बताओ। कशाभिका चिपकने के सहायक नहीं है, कशाभिका मूवमेंट करने में सहायक है। मैंने क्या बोला? जो फिम्बरी है और जो पिलाई है ये चिपकने में सहायक होती है। और पिलाई का एक और काम है, संयुग्मन के दौरान संयुग्मन नलिका बनाने में सहायक होती है। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे चलो। क्या कैरेक्टर पढ़े हमने? सबसे पहला कैरेक्टर पढ़ा केंद्रक, जिसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होते हैं। दूसरा कैरेक्टर इसके बाद में सेल वॉल। किसकी बनी हुई? सेल वॉल बनी होती है। प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो पॉलीसेकेराइड की होती है। हम प्रोकैरियोटिक की बात कर रहे हैं। प्रोकैरियोटिक में 4 ग्रुप है। कौन कौन से? बैक्टीरिया जिसमें पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, ठीक है। फिर बात की थी आद्य बैक्टीरिया जिनमें पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता है ना, पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। फिर बात की थी माइकोप्लाज्मा, उसमें तो सेल वॉल होती नहीं है। और साइनोबैक्टीरिया जिसके अंदर एल्गी की जैसी सेल वॉल यानी सेलुलोजिक सेल वॉल हो सकती है, और ये पॉलीसेकेराइड्स वगैरह तो होती है। तो सेल वॉल किसकी? पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स, पेप्टिडोग्लाइकन भी कह सकते हैं क्योंकि मेजर ग्रुप कौन सा है? बैक्टीरिया, पेप्टिडोग्लाइकन। फिर बात करते हैं मीजोसोम, एक स्ट्रक्चर है इसके अंदर। कौन सी स्ट्रक्चर? मीजोसोम। किस किस में काम आता है बताओ? श्वसन के लिए। पहला श्वसन के लिए, श्वसन के लिए यानी श्वसन में सहायक, रेस्पिरेशन में सहायक। दूसरी बात करें, ये डीएनए प्रतिकृति में सहायक होता है। डीएनए प्रतिकृति याद आया कुछ? मोल बायो में डीएनए प्रतिकृति रेप्लिकेशन पढ़ा था, ठीक है। डीएनए प्रतिकृति में सहायक। फिर बात करें, ये कोशिका विभाजन के नियंत्रण में सहायक होता है। कोशिका विभाजन नियंत्रण। फिर एक और बात करते हैं,
ये कोशिका भित्ति के निर्माण में भी सहायक होता है। कोशिका भित्ति निर्माण, हाँ, ये चारों चीजें तो आपको बिल्कुल सटीक याद रखनी ही है, क्योंकि सबको मालूम है कि श्वसन में काम आता ही है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर पूछ ले श्वसन वाला ऑप्शन ही नहीं दे, फिर क्या करोगे? तो हमें ये इसके अलावा 3 चीजें और ध्यान रखनी है कि डीएनए रेप्लिकेशन में, सेल डिवीजन की कंट्रोलिंग में, नियंत्रण में, और कोशिका भित्ति के यानी सेल वॉल के फॉर्मेशन में भी ये काम आता है। क्लियर? आगे चलते हैं। क्रोमेटोफोर, जब ये प्रकाश संश्लेषण करेगा तो उस प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। क्या करते हैं? सल्फर रिलीज करते हैं, इसलिए इनको सल्फर बैक्टीरिया बोलते हैं। 2 टाइप बताए थे, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ये प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं, रसायन संश्लेषी भी होते हैं, ये विषमपोषी भी होते हैं, ये सहजीवी भी होते हैं। तो पोषण की दृष्टि से सबसे ज्यादा विकसित और विविधतापूर्ण जो समूह रहता है वो प्रोकैरियोटिक जीव, और उसके अंदर बैक्टीरिया रहते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। क्या? राइबोसोम कौन से टाइप का? 70S प्रकार का। आगे चलते हैं। और क्या बोले? चलो, एक बच्चे ने नाम लिया था फ्लैजिला। इस फ्लैजिला की स्ट्रक्चर देखते हैं। फ्लैजिला एक तो किसमें सहायक होती है? चलन में, मूवमेंट करने में सहायक होती है। ये फ्लैजिला 3 भागों से मिलकर बनी होती है। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सबसे पहला, नीचे की तरफ आधार काय, बीच में हुक, ऊपर तंतु। तंतु के अंदर जो प्रोटीन होता है उसका नाम है फ्लैजिलिन प्रोटीन। अगर इसकी स्ट्रक्चर देखें तो इस तरीके की स्ट्रक्चर रहती है। ये अपने पास में क्या? ये आधार काय। आधार काय के अंदर 4 रिंग होती है, 2 ऊपर की तरफ और 2 नीचे की तरफ। और ये बीच में हुक, यहां से हुक जुड़ा रहता है, ये हुक, और हुक के ऊपर क्या रहता है? हुक के ऊपर अपने पास में है तंतु। इस तंतु के अंदर कौन सा प्रोटीन? फ्लैजिलिन प्रोटीन। और ये फ्लैजिलिन प्रोटीन ही क्या करता है? इस तंतु को मूव करने में, है ना, ऐसे हिलने में सहायक होता है। ये क्या है? तंतु। ये क्या है? हुक। ये क्या है? आधार। अब आधार में हमने बात की, ये वाली संरचना कैसे है? मैंने तो ऐसे बनाई है। पीछे वाली स्ट्रक्चर देखो, ये संरचना अंदर से बाहर ऐसे है, मतलब ये तंतु, ये हुक, उसके नीचे बेसल बॉडी यानी आधार का है। तो ये जो संरचना है इस तरीके की संरचना है। अगर इसको, ये तो हो गया आधार का है, सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन, ये सेल वॉल के ऊपर हुक और बाहर की तरफ फाइबर। जो मैंने ऐसे बनाई वो रियल में अगर बैक्टीरियल संरचना ये है तो ये इस तरीके से नीचे की तरफ लटकी रहती है, यानी जो बेसल बॉडी के बाद में हुक और हुक के बाद में तंतु। ठीक समझ में आई? अब ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो रिंग रहती है उन रिंग का क्रम कभी कभार पूछ लेते हैं। रिंग का क्रम कैसे? आपको एक छोटी सी ट्रिक ध्यान रखनी है। सबसे पहली ऊपर की तरफ जो रिंग रहती है वो कौन सी रहती है? एल, फिर रहती है पी रिंग, फिर रहती है एस, फिर रहती है, ये क्या है कि कभी कभार हम भूल जाते हैं, एल पी एस एम। ठीक समझ में आई? एल रिंग, एस रिंग, सॉरी पी रिंग, एस रिंग और एम रिंग। कोई दिक्कत? इसको आप अपने हिसाब से याद कर सकते हो। एल पी एस एम। लो फिर से सवाई जी मारसा, लो फिर से सवाई माली।
कुछ भी कर लो, लेकिन हमें इसको याद रखना है। कभी कभार ये सीक्वेंस पूछते हैं कि बाहर से अंदर की तरफ क्रम क्या, ये अंदर से बाहर बताया है, बाहर से अंदर की तरफ क्रम क्या रहता है, अंदर से बाहर की तरफ क्रम क्या रहता है। क्लियर? बाहर से अंदर करो या अंदर से बाहर करो, कैसे भी करके, लेकिन ये आपको ये वाली जो सीक्वेंस है वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ओके, आगे चले। हमने बात क्या की? हमने बात की कि ये जो अपने पास में प्रोकैरियोटिक सेल है, इसके अंदर एक तो हमने बात की आवरण की। किसकी बात की? आवरण कितने मिले हमें? कितने आवरण मिले? सबसे बाहर ग्लाइको कैलिक्स, फिर कौन सा आवरण? फिर आवरण मिला हमें सेल वॉल, फिर आवरण सेल मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं किसकी? इसके अंदर कोशिका द्रव्य की, साइटोप्लाज्म की। उसके अंदर हमें कौन मिला? राइबोसोम। बेटा ध्यान रखना, राइबोसोम एकमात्र ऐसा कोशिकांग है जो यूकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है। क्लियर? राइबोसोम एकमात्र ऐसा कोशिकांग है जो यूकैरियोटिक सेल में भी होता है और प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा? कशाभिका पढ़ी, कशाभिका तो साइटोप्लाज्म से बाहर जाएगी। इसके अंदर हमने पढ़ा केंद्रक पढ़ा, भित्ति रही, मीजोसोम पढ़े, ग्लाइकोजन के कण पढ़े, प्लाज्मिड पढ़ा, फिर तीसरी जो संरचना इसके अंदर हमने पढ़ी वो पढ़ी कशाभिका पढ़ी, फिम्बरी पढ़ी, पिलाई पढ़ी। प्रोकैरियोटिक सेल आपको समझ में आई? एक और चीज इसमें देख लेते हैं कि इसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल में 4 चीजों को शामिल किया गया है। सबसे पहले आद्य बैक्टीरिया, आद्य बैक्टीरिया, फिर बात करते हैं यू बैक्टीरिया, फिर बात करते हैं माइकोप्लाज्मा, और चौथी बात करते हैं बीजीए, ब्लू ग्रीन। प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो अपने पास में बैक्टीरिया है उनका आकार क्या क्या हो सकता है? प्रोकैरियोटिक सेल का जो है वो आकार क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले हमने बात की थी कि प्रोकैरियोटिक सेल है वो कैसी हो सकती है, जिसको हमने क्या बोला था? कोकस। एग्जाम्पल क्या बोला था? माइक्रो कोकस। दूसरी बात की थी क्या? बेसिलस, छड़ के आकार का, छड़ाकार, बेसिलस। बेसिलस में माइक्रो बेसिलस हो सकता है, डिप्लो बेसिलस हो सकता है। तीसरी बात करते हैं हेलिकल, स्पाइरिलम। इस तरीके से ये तो हो गया कोकस, ये हो गया बेसिलस, ये हो गया अपने पास में हेलिकल। चौथी बात करते हैं कोमा का। कोमा क्या था? इसको अपन बोलते हैं विब्रियो। याद आया? विब्रियो। विब्रियो से कौन याद आता है? मतलब भेजा, कोलेरा, जिसका पैथोजन है विब्रियो कोलेरी। कौन? विब्रियो कोलेरी। ठीक है। और फिर बात करते हैं बहुरूपी, तो है ही, बहुत सारे रूप में पाया जाता है। एजेटोबैक्टर की इसमें बात करते हैं।
प्रोकैरियोटिक सेल में कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। प्रोकैरियोटिक सेल कंप्लीट। अब प्रोकैरियोटिक सेल में मेरे हिसाब से तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की। यस, सेकंड यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल का मतलब जिसके अंदर क्या हो बेटा? कैसा? सुविकसित। मोनेरा के अलावा जितने भी जगत है वो सारे के सारे इसके अंदर आते हैं, जैसे प्रोटिस्टा, जैसे फंजाई, जैसे पादप, जैसे एनिमेलिया। ये समझ में आई? क्या बात करें? प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। इस यूकैरियोटिक सेल में हम एक तो पढ़ेंगे प्लांट सेल के स्ट्रक्चर और एक पढ़ेंगे हम एनिमल सेल के स्ट्रक्चर। उससे पहले कोशिका के रिलेट में हम कोशिकांगों को पढ़ते हैं और कोशिकांगों को हम 3 कैटेगरी में रखते हैं। कितनी कैटेगरी में बेटा? एक तो हम रखेंगे दोहरी झिल्ली से आबद्ध कोशिका, यानी ऐसे कोशिकांग जिनके ऊपर 2 झिल्लियां पाई जाती हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो होगा अपने पास में माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा अरिथ। यस, सबसे पहला क्वेश्चन यहां से कि कौन सा दोहरी झिल्ली से आबद्ध कोशिकांग है, कौन सा एकल झिल्ली से आबद्ध कोशिकांग है, या कौन सा झिल्ली रहित है। फिर बात करें एकल झिल्ली से। एकल झिल्ली, एकल झिल्ली से कौन कौन से हैं? एक बात करेंगे हम ईआर की, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम अंतरप्रद्रवी जालिका, अंतरप्रद्रवी। फिर बात करेंगे हम गोल्जी काय की। फिर बात करेंगे हम रिक्तिका की। फिर बात करेंगे हम कशाभिका की। फिर बात करेंगे हम पक्षमाभिका की। तीसरी चीज झिल्ली रहित। कौन कौन से बेटा झिल्ली रहित है? किसी को याद? जीवाणु में कोशिकाओं की बात करें। आया क्या राइबोसोम? राइबोसोम आया क्या? देखो राइबोसोम। और एक हम पढ़ेंगे तारक केंद्रक। वही ये अपने पास में कोशिकाओं की एक ऐसी लिस्ट है जो हमें कोशिका के बाद में पढ़ने ही पड़ेगी। ये तो है कोशिका। एक यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें, इस कोशिकांग से पहले आवरण, यूकैरियोटिक कोशिका की बात हो रही है, वही चीज पढ़ेंगे। पहली सेल वॉल और दूसरी सेल मेम्ब्रेन। आवरण में हम सेल वॉल की स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे और सेल मेम्ब्रेन की भी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अच्छे से। सेल वॉल की स्ट्रक्चर कैसी है, सेल मेम्ब्रेन की कैसी है, फिर उनके अंदर कोशिकांग तो पाए जाते हैं और कोशिकांग के अलावा हम बात करते हैं वो कोशिका द्रव्य की, जिसके अंदर केंद्रक वगैरह पाए जाते हैं। हमें पूरी सेल के अंदर इन चीजों को डिस्कस करना है। कोई दिक्कत यहां तक? हाँ बेटा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर पहले लेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल, यानी पादप कोशिका और जंतु कोशिका, और उसके बाद में हम बात करेंगे किसकी कि कोशिका कौन कौन से है। उससे पहले सेल वॉल की स्ट्रक्चर लेंगे, सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर लेंगे। कोई दिक्कत भाई? इसका प्लाज्मिड, प्लाज्मिड का काम है
बंद कर दिया। प्लाज्मिड का काम है कि प्लाज्मिड सेल्फ रेप्लिकेट होता है। कहने का मतलब एक जगह से डीएनए को लेता है, किसी और जगह जाता है, वाहक के रूप में बायोटेक में हम यूज करेंगे। ठीक है, वाहक में मतलब कि प्लाज्मिड जब वाहक के रूप में काम आता है तो किसी फॉरेन डीएनए को खुद के अंदर सम्मिलित करता है, फिर इसको हम किसी और जीन में इंसर्ट करवाते हैं तो वहां ये रेप्लिकेट होता है, कॉपी बनाता है और उसमें चेंज ले आता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल, पराजीवी जंतु। ठीक है, इस प्लाज्मिड के अंदर खुद के कुछ स्थल होते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन स्थल होता है, रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन स्थल होता है, दो प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन होते हैं, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, एक होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज रेजिस्टेंट जीन होता है, मतलब एंजाइम रेजिस्टेंट जीन होता है, और फिर कुछ प्रतिबंधन स्थल होते हैं जहां पर हमें कट लगाना है। बायोटेक में अच्छे से पूरा डिटेल में अपन पढ़ेंगे उसको। ठीक है, यहाँ बस ये ध्यान रखना है कि प्लाज्मिड होता किसमें है, बैक्टीरिया में होता है। ठीक है, और बैक्टीरिया की खास बात है, इनसे एंटीबायोटिक तो प्रोड्यूस होती है जो अपने काम आती है। ठीक है, ओके, थैंक यू।